हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6.11 से स्टार्ट करेंगे। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द z एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फोर्स F गिवन बाय, यहाँ पर फोर्स हमें दे रखी है, दैट इज F इक्वल्स -I प्लस 2J प्लस 3K न्यूटन। इतनी हमें फोर्स दे रखी है। where I, J and K are unit vectors along the x, y and z axis of the system respectively. What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along the z axis? यहाँ पर जो डिस्टेंस की बात की है दैट इज 4 मीटर along the z axis, मतलब उसके लिए अगर हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं वी कैन राइट K कैरेट, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है। अब वर्क डन की फॉर्मूला है हमारे पास, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी बोल सकते हो आप, मतलब -I प्लस 2J प्लस 3K डॉट आप लिख सकते हो 4K। अब जब इनका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, मतलब 4K से I को मल्टीप्लाई करोगे फिर J के साथ और K के साथ, तो आपको याद होगा कि I डॉट I और J डॉट J अगर K डॉट K कर रहे हो इक्वल्स 1, लेकिन I डॉट J और J डॉट I है या फिर I डॉट K है तो वो आंसर आपका 0 आएगा। उसका रीज़न यही है कि हमारे पास ये वाली फॉर्मूला है A डॉट B इक्वल्स AB कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक यूनिट वेक्टर I है, दूसरा अगर J है, तो यहाँ पर उनकी हम क्या करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी और x और y एक्सिस एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएगी, दैट विल बी 90, और वो वैल्यू हमारी 0 होती है, cos 90 दैट इज 0। अगर मेरे पास I डॉट I होगा तो उसका मतलब वहाँ पर एंगल विल बी 0 और उस केस में हमारा I डॉट I का आंसर मिलेगा 1। इसका मतलब यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है वो K का K के साथ ही पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 12 इंटू K डॉट K, या फिर आप बोल सकते हो 12 जूल। योर आंसर विल बी 12 जूल। तो ये जो क्वेश्चन है उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज 6.12। क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट with kinetic energy 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द सेकेंड विथ 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट इज 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको पहले इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो किलो मतलब 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, 100 मल्टीप्लाई बाय किलो मीन्स 10 टू द पावर 3, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज विच इज़ फास्टर, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो चीज़ हमें चाहिए। द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन ऑप्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड जो है उसका हमें रेशियो भी निकालना है। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पर जो है दोनों की काइनेटिक एनर्जी का अगर हम रेशियो की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ 1/2 mv²। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो, यहाँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर प्रोटॉन के लिए लिख रहे हो तो मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन लिखोगे आप, तो 1/2 एंड 1/2 विल बी कैंसल आउट। यहाँ पर दोनों की जो वेलोसिटी है उसका हमें रेशियो निकालना है, तो VE² बाई VP² को हम यहीं पर रखते हैं। तो ये हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी आप देख सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर चला जाएगा, ये वाली टर्म यहीं पर है, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर जाएगा टर्म और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, ठीक है। अब उसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वेलोसिटी जो है VE अपॉन VP आपको मिल सकती है, दैट विल बी √KE इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सभी वैल्यू आपको पता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो दैट इज कितनी है, यहाँ पर 10 की पावर 4 हो जाएगी और उसको 19 से आप माइनस करोगे, आपका आंसर क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी -15, ठीक है। तो ये जो टर्म है इतनी मिल गई। फिर क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज गिवन एज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन
काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये जो है टोटल पावर जो हो गई वो 5 माइनस करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना बचेगा 14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये वैल्यू हमें दे रखी है। यहाँ पर आप देखो दोनों जो है दोनों की वेलोसिटी जो है उसका आंसर आपको कितना मिल रहा है। तो वो जो रेशियो है दैट इज 13.5। ये जो रेशियो है हमें मिलेगा 13.5, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ये रेशियो हमें ग्रेटर देन 1 मिला। इसका मतलब इसको आप इस तरफ ले जाओ तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, है ना, इतने टाइम ज़्यादा है, 13.5 टाइम्स वो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है आप इसकी हेल्प से समझ सकते हो। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बात की थी तो वो हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू थी वो हमें दे रखी है, मास भी पता है, तो उसकी हेल्प से आप वेलोसिटी है उसका रेशियो इजीली निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड। इट फॉल्स विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कोस रेजिस्टेंस ऑफ एयर। उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है अंटिल एट हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट। यहाँ हाफ हाइट मतलब टोटल 500 है तो हाफ मतलब कितनी हो जाएगी 250 मीटर। It attains its maximum speed and moves with uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and the second half of its journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 meter per second? यहाँ पर जो चीज़ें हमें दे रखी है वो आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर जो रेन ड्रॉप है वो इतना ट्रैवल कर रहा है दैट इज़ 500 मीटर, वो हाफ वे तक पहुंचा है। फिर उसकी जो वेलोसिटी के बारे में हमें चीज़ें जो है वो दे रखी है। तो यहाँ पर जब रेन ड्रॉप यहाँ नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, तो हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात करनी है। और आपको वर्क एनर्जी थियरम पता है दैट इज W इक्वल्स डेल्टा के। यहाँ पर टोटल वर्क किसकी वजह से होगा, वन इज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड इज बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो हमें अगर ये चीज़ पता है WG दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है दैट इज mgh। तो ये चीज़ हमें पता है। डेल्टा के मतलब k फाइनल माइनस k इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी भी हमें दे रखी है और इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 0, है ना, एट रेस्ट पर होगा फिर वो नीचे आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। तो ये चीज़ें हमारे पास है। तो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से कितना वर्क होगा वो हम यहाँ पर जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ हमें फर्स्ट हाफ के लिए और सेकेंड हाफ दोनों के लिए वर्क डन फाइंड करना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट हम लिखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन फर्स्ट हाफ। इसका मतलब कितनी हाइट के लिए आप लिख रहे हो, दैट इज हाइट इक्वल्स टू 500/2 इक्वल्स 250 मीटर के लिए आप लिख रहे हो, ठीक है। दैट इज W इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला है mgh। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पर हमें मास नहीं दे रखा। मास अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाली फॉर्मूला पता है आपको, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी हेल्प से मास इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम हमारे पास ये जो है उसको आप गोला सोच सकते हो, है ना, रेन ड्रॉप है इसलिए, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी 4/3 πr3। क्यों मैंने ये फॉर्मूला लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे रेडियस पता है और डेंसिटी तो वाटर की पता ही होती है, ठीक है, दैट इज 10 to the power 3। तो हम लिख सकते हैं उसकी पावर 10 to the power 3, 4/3 पाई दैट इज 3.14 और रेडियस हमें 2 मिलीमीटर दे रखी है, मतलब 2 × 10 to the power -3 और उसका क्यूब है। जी की वैल्यू लोगे आप 9.8 और हाइट लेनी है आपको 250। तो आपको जो है यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको मिल जाएगी। कितना आपका आंसर मिल रहा है आप चेक करो। मुझे जो आंसर मिला है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.082 जूल। मैं यहाँ पर अप्रोक्स साइन लगा रही हूँ, 0.082 जूल, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ की बात हो गई। अब सेकेंड हाफ की अगर हम बात करते हैं तो टोटल या फिर टोटल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
फॉर डिस्टेंस h इक्वल टू 500 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो wg उसको मैं लिख रही हूँ दैट इज mg, उसको मैं h डैश लिख रही हूँ h डैश। यहाँ पर मास दैट इज रो इंटू वी, पहले की तरह ही हमें लेना पड़ेगा, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर सिर्फ कौन सी टर्म चेंज हो रही है, यहाँ पर टोटल जो हाइट है वो ही चेंज हो रही है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस के लिए हमें आंसर चाहिए, इसलिए यहाँ पर हाफ था, इसलिए 250 लिया है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमें 500 लेना है, बस इतना ही चेंज है। तो आपकी जो वैल्यू है उसमें आंसर जो होगा आपका कितना हो जाएगा, उससे डबल, पाई दैट इज 3.14 आर क्यूब दैट इज 2 मिलीमीटर है, तो उसका मैंने क्यूब किया है, जी की वैल्यू है और हाइट दैट इज 500। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो आपको मिल जाएगा और वो आंसर आपको मिलेगा 0.00167 जूल, इतना आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के। डेल्टा के क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल दैट इज 1/2 mv स्क्वायर और इनिशियल दैट इज 1/2 mv0 स्क्वायर। v0 हमारे पास 0 है, मास फिर से वही फॉर्मूला हम लेंगे दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और वेलोसिटी है वो भी हमें दे रखी है -0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें फिर से आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। रोड दैट इज 10⁻3। अच्छा होता अगर हम मास अलग से पहले काउंट करके लिख लेते, आप ऐसा भी कर सकते हो। और वेलोसिटी जो है वो आपको दे रखी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर टोटल जो डेल्टा के है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो मैंने आंसर लिखने में गलती की, आगे वाला आंसर 0.16415 है, ये वाला 0.16415, सॉरी 16415, और ये वाला आंसर यहाँ से मैंने गलती से लिख लिया दैट इज 0.00167, ओके। तो ये हमें मिल गया डेल्टा के। Now from work energy theorem we can write W equals delta K and W total work मतलब WG plus WR। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख सकते हो therefore वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दैट इज WR इक्वल्स, आप क्या करोगे डेल्टा के माइनस WG। डेल्टा के हमारे पास है दैट इज 0.00167 माइनस WG वो है 0.16415। तो आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, आपका आंसर ऑब्वियसली माइनस में आएगा, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है तो वो ऑलवेज जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ही आपका आंसर माइनस में आएगा। कितना आएगा आपका आंसर, योर आंसर विल बी -0.163 जूल। तो यहाँ पर एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी थी, टोटल वर्क आपको फाइंड करना है पहले, तो उसके लिए WG आप इजीली mgh से देख सकते हो और डेल्टा के दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, बस इतना ही करना है यहाँ पर, तो आपको जो आंसर है वो इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको भी आप लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, a molecule in a gas container hits a horizontal wall with speed 200 meter per second and angle 30 degree with the normal and rebounds with the same speed. Is momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? देखिए, आपको ये तो चीज़ याद होगी कि कोई भी यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी कोलिजन है, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, ऑलवेज मोमेंटम जो होता है उसका कंजर्वेशन होता ही है, फिर भी हमें यहाँ पर वो चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। और सेकंड चीज़, यहाँ पर अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक है। अगर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पर कोलिजन है वो इनइलास्टिक है। तो सपोज मैंने ऐसे सोच लिया कि ये जो है वो वॉल है और
आप इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हो, ये y, ये -y और ये -x। सपोज आप कहीं से भी सोच सकते हो, सपोज मैंने ऐसा सोचा कि u जितनी इनिशियल वेलोसिटी से हमारा जो बॉल है वो यहाँ पर इसके साथ जो है उसका कोलिजन हो रहा है और वो रीबाउंस होके ऐसे चला रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, और ये वाला जो एंगल है दैट इज गिवन 30, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो भी हमें 30 ही दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं सोचूं, यहाँ पर हम क्वाड्रेंट ऐसे बना दे 4 क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनिशियल P इनिशियल इज इक्वल टू m इंटू क्या थी हमारी फॉर्मूला v, तो वेलोसिटी इनिशियल मैंने यहाँ पर u ली है। इसका अगर हम x कंपोनेंट लिखेंगे, x कंपोनेंट ऑफ p दैट इज आप लिख सकते हो उसको px, तो मास इंटू u जो होगा उसके 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो ऐसे करके यहाँ पर z बन रहा है, तो ये वाला एंगल हो गया 30, ठीक है। तो ये जो बनेगा उसका कंपोनेंट दैट विल बी u cos 30 और ये जो y बनेगा दैट विल बी u sin 30। तो एक चीज़ आप अच्छे से देखो कि इस डायरेक्शन में है वो, और ये डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव x, उसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, -u cos 30, और cos 30 की जो वैल्यू है दैट इज √3/2। तो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो मास, यहाँ पर वेलोसिटी शायद हमें 100 दे रखी है कि 200 है, यस 200 है, तो u की वैल्यू आप रखोगे 200 m और ये जो वैल्यू है दैट इज √3/2। तो आपका आंसर कुछ ऐसा मिला 100√3 m, है ना, इतना आपको आंसर मिल रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपके पास px, मतलब उसका x कंपोनेंट इनिशियल का। अब हम बात जो y कंपोनेंट की बात करें, तो y कंपोनेंट दैट इज py इक्वल्स क्या होगा, आप देख सकते हो m इंटू इसका y कंपोनेंट लेना पड़ेगा दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और sin 30 दैट इज 1/2, और u की वैल्यू 200 है तो वो हम रखेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 100 m, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन की बात हो गई। अब फाइनल आप देख सकते हो इस क्वाड्रेंट पे है, तो यहाँ पर आप 4 ऐसे बना दो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो यहाँ पर उसका x और y दोनों ही कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर P फाइनल इक्वल्स उसकी फॉर्मूला क्या है m इंटू v। तो इसके भी हम कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, दैट इज x कंपोनेंट की बात करें तो x कंपोनेंट उसको हम लिख रहे हैं कि P फाइनल x, उसको मैंने ऐसे लिखा दैट इज m इंटू v जो है उसका भी x कंपोनेंट आप देखो, तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो कंपोनेंट है दैट विल बी cos 30, और cos 30 की फिर से वैल्यू है दैट इज √3/2, और वो सेम वेलोसिटी से वापस जा रहा है तो v की वैल्यू भी 200 है। तो सेम हमारा आंसर मिलेगा दैट इज 100√3m किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी मैं यूनिट लिख रही हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और p अब y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट दैट इज p फाइनल y, योर आंसर विल बी mv, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा sin 30, और sin 30 दैट इज 1/2 और ये 200 है तो हमारा आंसर मिलेगा 100 m किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप ये चीज़ मुझे लिखने की भी वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, आप बोल सकते हो यहाँ पर कि जो मोमेंटम है दैट इज m इंटू v, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर मास चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, तो इनिशियल और फाइनल दोनों ही मोमेंटम सेम ही होंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर रहे हो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mu², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv², एंड हियर m जो हमारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है वो ही फाइनल है ना, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम ही रहेगी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि सारी कंडीशन के हिसाब से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये जो कोलिजन है दैट इज इलास्टिक कोलिजन। तो ये हमारा क्वेश्चन 14 था। तो आपको अच्छे से बोर्ड से दिख रहा है, ओके तो आप उसमें से लिख भी सकते हो और थोड़े वर्ड्स इसमें अपनी तरह से ऐड भी कर देना जो भी मैंने बोले हैं वो, तो आप अच्छे से अपना आंसर जो है वो रिप्रेजेंट कर पाओगे।
क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबोव द ग्राउंड and the efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा, किसी की भी एफिशिएंसी, उसको मैंने ऐसे लिखा है ईटा। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर करोगे तो आपको उसकी कितनी एफिशिएंसी है वो आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो आपको ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज़ 30%। और हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज़ कंज्यूम्ड, मतलब हमने इनपुट में कितना पावर दिया है, वो इनपुट पावर हमें चाहिए। तो इनपुट पावर के लिए पहले आउटपुट पावर हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट वो कितना जो पावर है वो हमें मिल रहा है, तो वो चीज़ पहले हमें चाहिए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर पावर की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पावर P इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है दैट इज वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर h हाइट पर है टैंक, तो वर्क कितना होगा, दैट विल बी mgh। और यहाँ पर मास जो है दैट इज रो इंटू, आप लिख सकते हो वॉल्यूम, है ना। मास मतलब आप बोल सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू GH अपॉन T। तो आपके पास जो है उसमें वाटर टैंक है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी दैट विल बी 10 टू द पावर 3 और वॉल्यूम आपको 30 मीटर क्यूब दे रखा है। यस, 30 मीटर क्यूब है। जी की वैल्यू दैट इज़ 9.8 है। हाइट कितनी है, कितनी हाइट पर है आपका ये वाला 40 मीटर पर, और टाइम कितना लग रहा है, दैट इज़ 15 मिनट है, तो उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो आपको जो पावर है वो पावर मिल जाएगा, दैट विल बी योर आउटपुट पावर। तो कितना मिल रहा है आपको, देखो आप, मेरा आंसर कुछ ऐसा मिला 13.07 किलोवाट। किलो मतलब 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो आप। तो इतना जो है वो आउटपुट पावर मिला, ठीक है। नाउ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, दैट इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। और आपको ये भी पता है कि इनपुट पावर जो है वो आपको चाहिए, दैट इज पावर कंज्यूम्ड, कितना पावर कंज्यूम हुआ वो। तो इक्वल्स क्या आप लिख सकते हो आप, आउटपुट पावर अपॉन ईटा। आउटपुट पावर दैट इज 13.07 किलो है। किलो मतलब आप 10 टू द पावर 3 लिखो, या फिर डायरेक्ट अपना आंसर किलोवाट में भी लिख सकते हो। और ईटा दैट इज 30% है, तो आप उसको लिख सकते हो 30/100 मतलब 0.30। तो आप उसको लिखोगे 0.30, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 10 टू द पावर 3 है। तो उसको डायरेक्टली अगर हम किलो में ही लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 43.56 है, उसको आप अप्रोक्सीमेटली 43.6 किलोवाट भी आप लिख सकते हो। तो दिस विल बी योर आंसर। तो आज मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस कराए, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना।